नमस्कार। शेखर की बात लाइव में आप सबका स्वागत है। उम्मीद करता हूं आप सब बेहतर होंगे। मैं CS भारद्वाज। पिछले 1-1.5 सालों से पाकिस्तान में अज्ञात हमलावरों ने जिस प्रकार से आतंकवाद फैलाने वाले कुछ जो चेहरे रहे हैं, जो पाकिस्तान में पोसे पाले जाते हैं, उनको संरक्षण दिया जाता है, उनको बाकायदा सेना और ISI द्वारा सिक्योरिटी प्रदान की जाती है। अज्ञात हमलावरों ने उनमें से ढूंढ ढूंढ के कई लोगों को 72 हुरों के पास पहुंचाया है। ऐसी ही एक बड़ी खबर उम्मीद है आप लोगों तक पहुंच गई होगी। नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी जो भारत की है, उसके लिस्ट में मोस्ट वांटेड अपराधी जो हाफिज सईद का दाहिना हाथ और हाफिज सईद का उत्तराधिकारी भी उसको आप कह सकते हैं, अबू कताल, वह हाफिज सईद का भतीजा है। अज्ञात हमलावरों ने, अज्ञात बंदूकधारियों ने अबू कताल को 72 हुरों के पास पहुंचा दिया है। यह खबर लगभग आप लोगों के पास पहुंच गई होगी कि अबू कताल 72 हुरों के पास चला गया है, लेकिन कहां गया, किन परिस्थितियों में उस पर हमला हुआ, इसको हम लोग थोड़ा सा जानेंगे। और उसके साथ हाफिज सईद भी था। जो खबर आ रही है, क्योंकि पाकिस्तान में बाहर की मीडिया को अलाउ नहीं किया गया है इस समय, और जो सोशल मीडिया हैंडल है, जो सोशल एक्टिविस्ट है पाकिस्तान में, और कुछ यूट्यूबर्स हैं, स्वतंत्र पत्रकार हैं, उनके हवाले से यह खबर आ रही है कि हाफिज सईद भी 72 हुरों के पास चला गया है। लेकिन पाकिस्तान ने इसको अभी सार्वजनिक नहीं किया है, क्योंकि इससे बवाल हो सकता है, दंगे भड़क सकते हैं, हंगामा बरप सकता है, इसलिए पाकिस्तान ने इसको छुपा रखा है। और बाद में हार्ट अटैक हो गया, ये हो गया, वो हो गया, बीमार था, यह कह करके। मित्रों, बात यह है कि सबसे बड़ी बात यह है कि ये जो दोनों थे, हाफिज सईद और अबू कताल, ये दोनों पाकिस्तानी आर्मी की सुरक्षा में थे। इनको पाकिस्तान आर्मी के द्वारा सुरक्षा दी जाती थी और ये गए हुए थे POK, पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर जो है, जो हमारा कश्मीर का हिस्सा जो है, जिसको पाकिस्तान ने कब्जा किया हुआ है, वहां पर इस समय बहुत भारी बवाल चल रहा है, पूरा विद्रोह छिड़ा हुआ है। पाकिस्तानी आर्मी वहां मतलब एक तरह से बुरी तरह से परेशान है, वहां लताड़ी जा रही है, मारी जा रही है, भगाई जा रही है। तो पाकिस्तानी सेना ने आतंकवाद के बल पर हाफिज सईद और इसके भतीजे को वहां भेजा था। ये लोग उसी लिए गए हुए थे कि पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर जो है, वहां जा करके और थोड़ा सा हम अपना ये आतंक वाला चेहरा दिखा करके, डरा धमका करके वहां जो विद्रोह है उसको शांत करें। और वहां से ये सब अपना जो भी जितना इन लोग के समझ में आया वो सब करके ये सब लौट रहे थे। झेलम इलाके में दीना यूनिवर्सिटी के पास अज्ञात हमलावरों ने, इनका जो काफिला है जब पहुंचा, तो अज्ञात हमलावरों ने फायरिंग शुरू कर दी और करीब 20-30 राउंड फायरिंग चली। कुछ रिपोर्ट्स के अनुसार हाफिज सईद बुरी तरह से घायल है, उसको भी गोली लगी है, जैसी जानकारी आ रही है। कुछ रिपोर्ट यह बता रही है कि हाफिज सईद भी चला गया, जो भी हो। लेकिन इस पर भारत के जो चीन परस्त, पाक परस्त जो यूट्यूबर्स है, पत्रकार, स्वघोषित पत्रकार जो है, वो कह रहे कि नहीं, ये खबर गलत है, हाफिज सईद को कुछ नहीं हुआ। भैया, तब तुम्हारे तो वो जीजा लगता है, तुम्हारा अब्बा हजूर लगता है हाफिज सईद ना। तो तुम लोग फोन वोन करके यार पता करके तो बताओ कि रियल खबर क्या है। हम लोग तो ये जान रहे हैं कि खबर आ रही है हाफिज सईद गया 72 हुरों के पास, हमारे लिए खुशी का विषय है, हम तो चाहते हैं कि वो चला जाए। लेकिन तुम चाहते हो नहीं गया है, तो इसको थोड़ा यार फोन करके जीजा जी से अपने कंफर्म करो कि जीजा जी है हो या चले गए। ये बैठ करके नहीं, वो अभी नहीं गया है, उसको घायल है, ये है, तमाम तरह के तुम जो ये नौटंकी बना रहे हो। इतना ज्यादा नौटंकी करने की क्या जरूरत है। अबू कताल जो था, 9 जून 2024 का दिन याद करिए, जब प्रधानमंत्री मोदी शपथ ले रहे थे। उस दिन जम्मू के रियासी इलाके में लौट रहे यात्री बस पर
दर्शनार्थी जो थे वो लौट रहे थे, यात्री बस जो थी उस पर हमला किया गया था, उसमें से 10-12 यात्री मारे गए थे। उसमें भी अबू कताल का नाम था, इसी ने वह पूरा प्लान किया था उस हमले का। उसमें भी यह एनआईए के रडार पर था। और अज्ञात हमलावरों ने जिस तरह से भारत के दुश्मनों को पाकिस्तान में निपटाने का जो ठेका ले रखा है, जो बीड़ा उठा रखा है, यह स्वागत योग्य है। उन अज्ञात हमलावरों को सैल्यूट है। भाई तुम जो भी हो, तुम बहुत नेक काम कर रहे हो। इधर 2 कौड़ी का पाकिस्तान भिखारी ये कह रहा है कि ये भारत करवा रहा है, और भारत ने कहा कि हम ऐसा काम नहीं करवाते हैं। यह कूटनैतिक मामले होते हैं, मैं इस पर ज्यादा नहीं कहूंगा। लेकिन अगर ये भारत करवा रहा है तो बहुत ही गर्व की बात, यह भी अच्छी बात है, क्योंकि हम लोगों को वो मनमोहन सिंह जी का 10 साल का कार्यकाल याद होगा। जो यह पाकिस्तान में हो रहा है, यह पहले भारत में हुआ करता था, लेकिन अब वो पाकिस्तान में हो रहा है। यह होता है अगर सरकार देश में मजबूत हो, देश का नेतृत्व मजबूत हाथों में हो, तो दुश्मन ऐसे ही निपटाए जाते हैं। पाकिस्तान में आजकल हर जगह प्रॉब्लम चल रही है। उधर बलूचिस्तान आर्मी जो है, बलोच आर्मी जो है, वो ट्रेनें हाईजैक कर ले रही है। उसको छुड़ाने में पाकिस्तानी सेना के पसीने छूट गए। पीओके में इधर अलग से विद्रोह फैला हुआ है। यानी इस समय पाकिस्तान के हालात जो है वो 1971 वाले हैं, जब बांग्लादेश अलग हुआ था, जिस तरह के हालात थे। और आने वाले भविष्य में, ज्यादा लंबा नहीं, पाकिस्तान कई टुकड़ों में बट जाएगा। और अगर बलूचिस्तान पाकिस्तान से अलग हो गया तो पाकिस्तान के पास बचेगा ही क्या। बलूचिस्तान अलग होने का मतलब पाकिस्तान का 45% हिस्सा गया, और 45% जाने के साथ साथ खनिज संपदा चल गई। पैसे भी वहीं से आते हैं। पाकिस्तान की जो अर्थव्यवस्था है वह बलूचिस्तान क्षेत्र के खनिज और वहां जो प्राकृतिक संपदा जो है उसी पर पाकिस्तान चल रहा है। वरना ये भिखारी 2 कौड़ी क्या देश, वो तो जमीन अच्छी है, वो अनाज उपज जाता है, 6-7-8 महीना ये सब खा लेते हैं, 3-4 महीना ये सबको भीख मांगना पड़ता है कटोरा उठा के, अन्यथा ये भोजन अनाज भी नहीं मिलता है सबको। वो तो भारत की जमीन, भारत का भाग रहा है पाकिस्तान, इसलिए जमीन अच्छी मिल गई। लेकिन उस पर ये राक्षसों के वंशज, ये कौम जहां है वहां सिर्फ जाहिलियत, हत्या, मार काट, इसके अलावा वहां कुछ नहीं। आप उठा के देख लीजिए, इस कौम से पूरी दुनिया परेशान है। इजराइल परेशान है, फ्रांस परेशान है, ब्रिटेन परेशान है, बांग्लादेश परेशान है। भारत में जहां इनको इज्जत से इनको शरण दी गई, इनको कहा गया कि चलो भाई तुम अगर अच्छा बन के रहोगे तो ठीक है, तुम रहो, कोई दिक्कत नहीं है, हम लोग तो सागर हैं। लेकिन यहां भी ये सब गंदगी के पर्याय बने हुए हैं। यानी ये कौम जहां है वहां ये अपनी आदत, अपनी गंदी, अपनी जो दुनिया में, मतलब हमें राक्षसी प्रवृत्ति को आगे बढ़ाना है। हमें वो सारे काम करने हैं जो मानवीय सामाजिक दृष्टिकोण से गंदा हो, गलत हो। ये जहां कम संख्या में है वहां इस तरह का काम करते हैं, और जहां ये सर्वे सर्वा हो जाते हैं, सीरिया देख लो, ईरान देख लो, पाकिस्तान देख लो, मतलब जहां ये पूरे पूरे यही हैं, फिर ये फिरकों में लड़ेंगे। शिया सुन्नी ये 72 फिरके इनमें है, फिरकों में फिर एक फिरके में फिर 72 उप फिरके हैं, यानी ये फिर फिरकों में लड़ेंगे। और अगर कम होंगे तो वहां कहेंगे हम सब मुसलमान हैं, इस्लाम खतरे में है, हमको दबाया जा रहा है, हम भी इसी देश के हैं। फिर बाद में कहेंगे कि ये देश हमारा है, बाकी यहां कोई नहीं रहेगा। ये इनकी असलियत है। रिपोर्ट जो आ रही है, भारत का दुश्मन नंबर 1 हाफिज सईद का खेल खत्म, पाकिस्तान में शूटरों ने मारी गोली, सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर। एनआईए की मोस्ट वांटेड लिस्ट में भी था अबू कताल। अबू कताल जमात उल दावा का टॉप कमांडर था। हमले में अबू कताल के एक साथी की भी मौत हो गई है। अबू कताल जम्मू कश्मीर में कई हमलों की योजना बनाने के लिए जाना जाता था और आतंकी संगठन का एक महत्वपूर्ण ऑपरेटिव था। वह भारत की राष्ट्रीय जांच एजेंसी एनआईए की मोस्ट वांटेड लिस्ट में था।
हाफिज सईद के राइट हैंड को पाकिस्तान सेना भी नहीं बचा सकी। अबू कताल ऐसे मिनटों में हो गया ढेर, मतलब पाकिस्तानी सेना की सुरक्षा में था, मारा गया हाफिज सईद का राइट हैंड अबू कताल। ये भी खबर है। ये तमाम खबरों का जो इस तरह सुर्खियां जो लगी हुई हैं। अबू कताल 26/11 हमले के मास्टरमाइंड हाफिज सईद का बेहद करीबी था। उसने भारत में कई बड़े आतंकी हमलों को अंजाम दिया था, जिसने 9 जून 2024 को जम्मू कश्मीर के रियासी में हुआ आतंकी हमला भी शामिल है। राष्ट्रीय जांच एजेंसी ने उसे मोस्ट वांटेड घोषित कर दिया था। ये सारी खबरें हैं। ये जो आप देख रहे हैं, ये जो लाल घेरे में, यही है अबू कताल। ये लाल घेरे में, ये इसके साथ वाले ये जो बकरे की दाढ़ी ये लगाए हुए हैं, ये हाफिज सईद है। यही इन सब की असलियत है। कांग्रेस का मणिशंकर अय्यर, ये तो पाकिस्तान जाकर के मदद मांग रहा था कि मोदी को हटाने के लिए है पाकिस्तान सरकार, है हाफिज सईद हमारी मदद करो। दिग्विजय सिंह, हाफिज सईद साहब, हाफिज साहब, मतलब इन गंदगी के बच्चों को, इस दुनिया में राक्षस के जो औलादे हैं, उनके ये बच्चे हैं, उनको भारत में जी कहने वाले राहुल गांधी भी वह शख्स है। याद करिए, जब ओसामा बिन लादेन जैसे दुनिया का मोस्ट वांटेड आतंकवादी, जिसको पूरी दुनिया अमेरिका ढूंढ रहा था, पूरी दुनिया में जिसने कत्लो गैरत मचा रखा था, उसको राहुल गांधी, ओसामा जी, कभी सावरकर को सावरकर जी नहीं बोला, कभी नरेंद्र मोदी को ये नरेंद्र मोदी जी नहीं कहता है। उनको भी ये चोर या पता नहीं क्या क्या बोल के जाता है स्टेज पर, किस तरह की भाषा का इस्तेमाल करता है राहुल गांधी। लेकिन इसने ओसामा बिन लादेन को ओसामा जी कहा था। आप सोचिए कि इनका जो मनोवैज्ञानिक लगाव जो उनका है, मानसिक लगाव जो इनसे है, ये हमारी मदद करेंगे। और ये अगर हमारी मदद करेंगे तो ये चाहे कितना भी गंदा हो, इनको हम अपना जीजा मानेंगे, अपना अब्बा मानेंगे। पाकिस्तान ने इनको अपने यहां शरण दे रखा है, अपने यहां इनको सुरक्षा दे रखा है, दाना पानी दे रहा है, पोष पाल रहा है। लेकिन भारत के कुछ राजनीतिक दल और कुछ नेता भी इनको खाद पानी देते रहते हैं अपने बयानों से, इनके कृत्यों को समर्थन करके अक्सर खाद पानी देते रहते हैं। मैं कमर चीमा और आरजू काजमी को सुन रहा था इस विषय पर। कमर चीमा पाकिस्तान की और खूब ये तारीफें झोंके जा रहा था, पाकिस्तान के पक्ष में खूब बोल रहा था। आरजू काजमी ने कहा कि यह बताइए कि आपके पास कोई सबूत है, सबूत दिखाइए। और इसमें भारत का हाथ है, जब इसका सबूतें नहीं है तो चिल्ला चिल्ला करके पागल होने से क्या फायदा है। कमर चीमा यह भी कह रहा था कि हम कहां दिखाएं दुनिया को, हमारे यहाँ इंग्लिश मीडिया ही नहीं है। अरे भाई, तो इंग्लिश मीडिया नहीं है तो इसको भारत ने रोक रखा है कि तुम्हारे यहाँ इंग्लिश मीडिया नहीं है। अरे तुम्हारे कर्म इतने खराब है। अजीत डोभाल ये सब करवा रहे हैं, भारत सरकार करवा रही है। अरे भारत सरकार करवा रही है, जो भी करवा रही है, तुम्हारे कर्म जब खराब होंगे तो परिणाम मिलना निश्चित है, भले देर होगा। और तुम्हारी कौम इतनी जाहिल है कि तुम्हारे पास, और जहां पर ये कौम है वहां न कभी शांति रह सकती है, न कभी समृद्धि रह सकती है, न कोई विकास हो सकता है। तुम्हारे पास सिर्फ कत्लो गैरत, हत्या, काट मार के अलावा न इंजीनियर है, न डॉक्टर है, न वैज्ञानिक है, न कोई अनुसंधान है, न अंतरिक्ष में कोई तुम्हारे पास कोई भी। दुनिया में सारे मुस्लिम देशों को उठा करके आप देख लीजिए, किनके पास अंतरिक्ष विज्ञान में कोई उपलब्धि हो। डॉक्टर, इंजीनियर, इस मामले में दुनिया में इन सबके पास कोई एक भी उपलब्धि हो। इन्होंने विज्ञान में, गणित में, रसायन में, फलाना में जितने भी विषय हैं जो शोध के हैं, इनमें किसी एक जाहिल का नाम बताइए जिसने ये शोध किस पर करते हैं। बीबी को, बहन को बीबी बनाने के लिए कौन सा तर्क दे सकते हैं हम मजहब के हिसाब से। इनके शोध का विषय ये होता है, इनके शोध का विषय यह होता है कि अगर वहां जाके बम फोड़ना है तो कौन सा तरीका हम अपनाएं, हम अधिक से अधिक लोगों को कैसे काट मार सकते हैं, इस पर ये रिसर्च करते हैं। यह रिसर्च करते हैं कि घर में अपनी बेटी को भी हम बीबी बना सकते हैं, अगर वैसी जरूरत आए, हमें लगा कि हम इसको बनाएंगे बीबी, तो कौन सा तर्क देंगे अपने। वो जो आसमानी किताब है उसको ये पढ़ के उसमें से कोई तर्क ढूंढ के निकालेंगे। साहब ने ये कहा है, हमने जो फल लगाया है
वह फल हम खा सकते हैं, हम खाने के अधिकारी होते हैं, इसलिए बेटी को भी बीवी बना सकते हैं। साहब ने यह उस आसमानी किताब में हमको छूट दिया हुआ है। अरे साले मर जाओ, छूट दिया हुआ है, साहब ने नहीं दिया हुआ है। साहब भी दरअसल वही थे। साहब को भी अपनी बेटी से शादी करना था, तो साहब ने लिख दिया कि यह जायज है। वो जो आसमानी किताब जिसको तुम कहते हो ना, उस साहब ने अपने सारे पापों को सही ठहराने के लिए उस मजहबी किताब को, आसमानी किताब को यह कह दिया कि यह हमारे मेरे प्यारे कटे फटे साथियों, ये आसमानी किताब मैं तुम्हारे लिए दे रहा हूं। तुम चाहे जितना भी गंदा काम करो, बुरा काम करो, गलत काम करो, कत्लो गैरत करो, दुनिया के सारे गंदे काम करके इस किताब को प्रस्तुत कर दो। ये हमारी जो आसमानी किताब है, इसमें यह सही बताया गया है, और यही किताब यह अल्लाह ने भेजी है, आसमान से ये किताब आई हुई है, इसलिए यह गलत नहीं है। इसको प्रस्तुत कर देना, मैं तुम्हें छूट देता हूं। दुनिया तुम्हें गलत कहती रहे, कोई तुम कहना कि हमारी आसमानी किताब ने कहा है, इसलिए हम कर रहे हैं। साहब यह बता के इन सबको गए हुए हैं, और इसी पर यह पूरी कौम जो है दुनिया में गंदगी का, राक्षसी प्रवृत्ति का काम कर रही है। बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोग टिप्पणी जरूर कीजिएगा वीडियो पर, और एक निवेदन है कि थोड़ा सा चैनल को आप लोग अधिक से अधिक लोगों से सब्सक्राइब करवाइए। वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर भी करें। आप सहयोग भी कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में यूपीआई आईडी, बैंक डिटेल वगैरह है, तो ये आपकी इच्छा पर निर्भर करता है, कोई बाध्यता नहीं है सहयोग की, आप जैसा उचित समझें। नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।